Good morning, everybody, students. Today we have start topic पादप ऊतक संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक संसाधन। आज हम ये पढ़ेंगे पादप ऊतक संवर्धन में प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। प्रीवियस वीडियो में प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी इम्पॉर्टेंट, जो कि टिश्यू कल्चर के अंदर यूज़ होती है। बट टुडे वी हैव स्टडी नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। और आज हमारा टॉपिक है कि पादप ऊतक संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक संसाधन, मतलब कौन कौन से हमें संसाधन जो है इसमें काम में लेनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं संसाधन के, तो ये पढ़ेंगे। और दूसरा जो है इसी का ही टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण व प्रकार, यानी स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन एंड टाइप्स ऑफ कल्चर। तो ये दो टॉपिक होंगे हमारे आज की वीडियो में। अब सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टीच पादप ऊतक संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक संसाधन, हम ये ले रहे हैं। अब इसमें देखिए पादप ऊतक, अब जैसे कि आपको मालूम है पादप ऊतक संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक संसाधन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बता दूं। नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर, इसमें देखिए सबसे पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको इजेंट करना, फिर इंग्लिश वाले। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आधुनिक उपकरण से सुसज्जित होनी चाहिए, क्लियर। और प्रयोगशाला का निर्माण जो है सूक्ष्म जीवों, कीट पतंगों और पादप के बीज और अन्य भागों के संग्रहण से संबंधित कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं के पास में नहीं करना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा प्रिकॉशंस है कि अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी मस्ट बी equipped with the modern equipment as for the possible. This laboratory must be constructed away from the laboratories engaged in conversations of microorganisms, insect, plant seeds and other parts. Clear? अब है ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला का निर्माण करते समय उसकी बनावट, उसके कार्य क्षेत्र की स्थिति और का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ऊतक संवर्धन कार्य प्रयोगशाला में कांच के सामान का प्रक्षालन कक्ष यानी ग्लासवेयर वॉशिंग रूम, दूसरा कल्चर मीडिया ये प्रिपरेशन रूम यानी संवर्धन माध्यम निर्माण कक्ष बोलते हैं इसको, अभिलेख रिकॉर्ड, दूसरा ये निर्जमीकृत स्थानांतरण क्षेत्र यानी स्टेलाइज, ये जो ट्रांसफ़र का एरिया होता है वो, संवर्धन कक्ष, कल्चर रूम होना चाहिए। ये सारी बातें बहुत मस्ट हैं इसमें, किसके अंदर, आवश्यक संसाधन के अंदर, और किसके, पादप ऊतक संवर्धन के। अब देखिए इसके अंदर आपके लिस्ट भी दी हुई है, पर वो जो लिस्ट है ये आउट ऑफ कोर्स कर रखी है, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, आप देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट जो है कल्चर मीडियम जो है इसका कैसे होता है, संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम में हम सबसे पहले माइक्रो प्रोपोगेशंस लेंगे, माइक्रो प्रोपोगेशन के चरण। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, इसके कुछ चरण हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखे हैं। शून्य चरण, जीरो फेस। जीरो फेस के अंदर ये हम 2 टॉपिक की स्टडी करेंगे, एक्सप्लांट सिलेक्शन एंड प्री ट्रीटमेंट, दूसरा सरफेस स्टेरिलाइजेशंस ऑफ एक्सप्लांट कर तो। अब हम इसके माइक्रो प्रोपोगेशन के स्टेप्स लेंगे, चरण, सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण यानी माइक्रो प्रोपोगेशन की स्टेप। इसमें टिश्यू जो प्रोपोगेशन है, इसका जो ऊतक संवर्धन किया जाता है, इसमें कर्तों तक के चयन से लेकर के और पूर्ण विकसित पादप निम्नलिखित चरणों द्वारा प्राप्त होता है। अब ये इसके कुछ स्टेप्स हैं, यानी दिस वर्क फ्रॉम द सेलेक्शंस ऑफ एक्सप्लांट टू कंप्लीटली डेवलप प्लांट बाय द टिश्यू कल्चर इज डन बाय द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो है इसकी जीरो फेस। इस जीरो फेस के अंदर 2 टर्म्स दे रखी हैं, एक तो है एक्सप्लांट सेलेक्शंस एंड प्री ट्रीटमेंट, क्लियर। दूसरा है सरफेस स्टेरिलाइजेशंस ऑफ एक्सप्लांट। आर यू इजेंट? अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको एक्सप्लांट सेलेक्शन एंड प्री ट्रीटमेंट, यानी हम एक्सप्लांट का सिलेक्शन कैसे करते हैं और फिर उसका प्री ट्रीटमेंट क्या देते हैं। यानी प्री ट्रीटमेंट मतलब पूर्व उपचार, यानी उपचारित करना। कर्तों तक यानी एक्सप्लांट का पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, चयन किया जाता है प्रयोगशाला आवश्यकताओं में और उद्देश्य को ध्यान में रख कर के किया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि डन बाय द कीपिंग इन व्यू एंड नीट एंड ये ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्लियर।
फिर इसमें क्या करते हैं, विभिन्न उद्देश्यों हेतु कर्तोतक को सारणी 16.3 में पूरा ये दर्शा रखा है आपकी कैसे करते हैं। तो चयनित कर्तोतक को सतही निर्जमीकरण करने के लिए सबसे पहले इसको बहते हुए जल के अंदर ट्विन 20 की सहायता से प्रक्षालित किया जाता है, यानी धोया जाता है, जिससे इसकी सतह पर उपस्थित मिट्टी और कण और सूक्ष्म जीव जो है वो सारे हट जाएं। और यह प्रक्रिया कर्तोतक का पूर्व उपचार कहलाती है। क्लियर? यानी इसका पूर्व उपचार कैसे करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, एक्सप्लांट selection is done by keeping in view and need objectives of the experiment for different objective necessary explant। ये लिस्ट हैव बीन गिवन दे रखी है आपको 16.3। तो सेलेक्टेड एक्सप्लांट बिफोर द सरफेस स्टरलाइजेशन आर वॉश्ड इन द रनिंग वाटर, समझ गए, इसमें रनिंग वाटर के अंदर वॉश करते हैं इसको, और विद द हेल्प ऑफ ट्विन 20 बाय विच सॉइल पार्टिकल। अब इससे क्या होता है, रनिंग वाटर से वॉश करने से जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सरफेस पर, कैन बी रिमूव, हट जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्री ट्रीटमेंट ऑफ एक्स प्लांट। व्हाट डू यू मीन प्री ट्रीटमेंट ऑफ एक्स प्लांट? तो ये क्लियर हो गया आपका। और इसमें 16.3 टेबल्स आप बुक में देख लीजिए, मैं पेज नंबर बता रही हूँ, पेज नंबर 149 इन इंग्लिश मीडियम, और इसमें हिंदी मीडियम के अंदर ये है पेज नंबर 132 पर दे रखी है, उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त कर्तोतक के। क्लियर? मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, आप अपने आप इसको देख लीजिएगा। अब है आपके सेकेंड स्टेप जो है इसकी, जीरो फेज की, सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। यानी सेकेंड स्टेप में हम कर्तोतक का सतही निर्जमीकरण कैसे करते हैं। हिंदी मीडियम प्लीज़ वॉच हियर। विभिन्न प्रकार के सतही निर्जमीकरण, अब इसमें मैं कुछ केमिकल्स के नाम लूँगी तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मर्क्यूलस क्लोराइड HgCl2, इथेनॉल, सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन और क्लोरीन जल आदि द्वारा चयनित कर्तोतक को लेमिनार एयर फ्लो बैच में उपचारित किया जाता है, जिससे सतह पर उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके समूल जो है नष्ट किए जा सकें। ध्यान रखना, ये बहुत ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इसमें क्या किया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो सरफेस ये स्टरलाइजर्स जो हैं, सच एस मर्क्यूलस क्लोराइड, इथेनॉल, सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन, क्लोरीन वाटर, ये होते हैं। और ये इनसे इनका यूज़ करते हुए क्या करते हैं, द सेलेक्टेड एक्सप्लांट आर ट्रीटेड इन द लेमिनार एयर फ्लो ब्रांच। ये आपके प्रैक्टिकल में इसका डायग्राम दे रखा है लेमिनार एयर फ्लो ब्रांच का, कि किस तरह से इससे ट्रीटमेंट किया जाता है, सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं एक्सप्लांट का, ड्यू टू विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द सरफेस कैन बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्लियर? ये हो गया हमारा जीरो फेज। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेप पर। नाउ नेक्स्ट वी विल कम फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में देखिए, इसमें इसकी जो फर्स्ट स्टेप है उसके भी कुछ मतलब टाइप्स दे रखें, फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। ये बहुत छोटी सी है स्टेप्स जो है, ये संवर्धन आरंभ करने की है। यहाँ से स्टार्ट क्या होता है आपका, संवर्धन प्रारंभ होता है फर्स्ट स्टेप से। कल्चर जो है इसका इनिटेशंस होता है, स्टार्टिंग। इस चरण में सतही निर्जमीकृत कर्तोतक को, सतही समझ गए, सरफेस स्टरलाइजेशन, एक्सप्लांट्स को संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित करके संवर्धन कक्ष में रखा जाता है। एक कक्ष होता है उसके अंदर रखते हैं, और इस कक्ष को हम क्या बोलते हैं, कल्चर रूम। इसके अंदर कैप कर देते हैं कल्चर मीडियम के अंदर, और संवर्धन कक्ष में इसमें केवल कैलस अथवा अंग जनन प्रारंभ होता है। अब इसमें कल्चर रूम के अंदर क्या होता है, कल्चर रूम कैलस और ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट टेकन प्लेस। यानी इस कल्चर रूम के अंदर आपके एक्स प्लांट से ऑर्गन्स फॉर्मेशंस होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्मेशंस होना, कहाँ पर, कल्चर रूम में। फिर सेकंड फेज में देखिए क्या होता है, सेकंड फेज में प्रथम चरण में स्थापित संवर्धन को नए पोषक माध्यम पर, यानी न्यू जो सॉल्यूशन होता है, कल्चर मीडिया जो होता है उसमें रखा जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। आर यू इजंट? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणन करना, अधिक मात्रा में प्राप्त करना। तो कल्चर एस्टैब्लिश इन द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसफर टू न्यू न्यूट्रिएंट मीडियम। ये न्यूट्रिएंट मीडियम समझ गए, पोषक ये माध्यम होता है, इसको बोलते हैं
फॉर मल्टीप्लिकेशन, और किसके लिए करते हैं? फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, गुणन के लिए। तो ये हमारी हो गई सेकंड स्टेप। नाउ नेक्स्ट वी विल कम थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करा जाता है? रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट। तो इससे संपूर्ण पादप का पुनरुद्भवन हो जाता है। पुनरुद्भवन आप जानते ही हैं, रीजनरेशन। फिर चतुर्थ चरण में अब लास्ट स्टेप है इसकी, ये हार्डनिंग एंड ए कंप्लीनाइजेशन ऑफ प्लांटलेट्स फ्रॉम बाय द टिश्यू कल्चर। तो इसमें ऊतक संवर्धन द्वारा विकसित पादपों का दृढ़ीकरण एवं वातानुकूल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा टिश्यू कल्चर जो है कैसे होता है। अब हम आ रहे हैं ये इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ कल्चर। अब कल्चर कितने तरह का होता है? ये तो पूरा मेथड हो गया कल्चर का। अब इसके टाइप्स हैं। तो कल्चर के जो टाइप्स हैं इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको। सबसे पहला फर्स्ट टाइप है कैलस संवर्धन, जिसको हम बोलते हैं कल्चर, ये कैलस कल्चर। दूसरा है अंग संवर्धन, ऑर्गेनोजेनेसिस। फिर है भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर। फिर नेक्स्ट है आपका परागकोश व परागकण, एंथर एंड पॉलन ग्रेन कल्चर। नाउ लास्ट कोशिका निलंबन व जीव द्रव्य संवर्धन, सेल सस्पेंशंस एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब इसका देखिए ये कैसे होता है। सबसे पहले फर्स्ट कैलस कल्चर। कैलस कल्चर में क्या होता है? जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस में ही इसकी नॉलेज दी थी कि कैलस कल्चर में हम पौधे के किसी भी भाग को काट करके, मतलब उसको कर्तो तक बोलते हैं, उसका उपयोग करते हैं इसमें। क्लियर? फिर पादप की जो कोशिकाएं हैं वो जो है अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है उसमें, यानी अनियंत्रित विभाजन द्वारा अविभेदित कोशिकाओं के समूह कैलस का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर पादप वृद्धि नियंत्रक उचित मात्रा में, इसमें 2 हार्मोन्स की आवश्यकता होती है हमें, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। इनके संयोग से कैलस से क्या होता है? रूट यानी जड़, प्ररो यानी शूट, भूनाभ और संपूर्ण पादप यानी प्लांटलेट्स विकसित किए जा सकते हैं। तो ये है कैलस संवर्धन। अब इसके कुछ मेथड हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस का आपकी बुक में पेज नंबर 132 पर डायग्राम दे रखा है, कैसे करते हैं। इसमें डायग्राम्स में आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ ऑर्गेनोजेनेसिस। कोशिकाओं में असंगठित समूह कैलस में विभेदन की प्रक्रिया द्वारा पादप अंग, जड़, प्ररो, कलिका आदि का विकास अंग जनन कहलाता है। ध्यान रखना, इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं। अंग जनन जिसको तो हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, और एक टर्म्स और आएगी इसमें जड़ों के विकास की जो टर्म्स है उसको हम बोलते हैं राइजोजेनेसिस। व्हाट डू मीन्स ये ऑर्गेनोजेनेसिस एंड व्हाट डू मीन राइजोजेनेसिस? ये बीच में से क्वेश्चंस आपका आ सकता है, तो प्लीज़ इस पर हाईलाइट डाल लेना, ध्यान देना इस पर। तो ये है, तो प्ररो का विकास प्ररोजनन ये कहलाता है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, अंग जनन, राइजोजेनेसिस एंड प्ररोजनन। तो जड़ व प्ररोजनन जो है ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन्स होते हैं। इनका जो अनुपात होता है संवर्धन माध्यम की जो फिजिकल स्टेज होती है, भौतिक अवस्थाएं, और केमिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी रासायनिक संगठन तथा कर्तोतक की प्रकृति यानी एक्सप्लांट्स की नेचर पर निर्भर करता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ऑक्सिन साइटोकाइनिन के उच्च अनुपात पर जड़ जनन, निम्न अनुपात पर प्ररोजनन की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। किसमें? ऑर्गेनोजेनेसिस में। फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कायिक भ्रूणोद्भवन। अब देखिए ये क्या होता है? कायिक भ्रूणोद्भवन होता है जब भ्रूण का विकास कायिक ऊतकों की कोशिकाओं से होता है। कायिक ऊतक की कोशिकाएं समझ गए, पुष्प को छोड़ करके पौधे की जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब कायिक ऊतक में आते हैं। तो भ्रूण का जनन, कायिक यानी भ्रूण के जनन की जो प्रक्रिया है कायिक भ्रूणोद्भवन कहलाती है। और इसमें कायिक भ्रूण जो है अगुणित अथवा द्विगुणित दोनों ही हो सकता है, यानी हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। एम्ब्रियो जो है, भ्रूण जो है, हैप्लॉइड अथवा डिप्लॉइड द्विगुणित, ये उनकी सेल्स की प्रकृति पर यानी नेचर पर डिपेंड करता है जिनसे उनका विकास हुआ है, जिनसे उनका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। अब सोमैटिक जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्रदर्शन जो है, 2 साइंटिस्ट के नाम आएंगे, रीनट और स्टीवर्ट्स।
1958 इन्होंने किया था। और इन्होंने किस पौधे पर किया था? गाजर, जिसको हम बॉटनिकल नेम है डाकस करोटा। गाजर को हम क्या कहते हैं? डाकस करोटा के कैलस व निलंबन संवर्धन द्वारा कायिक भ्रूणों का संवर्धन किया था। तो ये भी ध्यान रखना, न्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है। वन वर्ड कौन से पौधे पे किया गया था? तो इसमें गाजर और इसका बॉटनिकल नेम डाकस करोटा। तो ये हो गया क्लियर। सेकेंड है अंग संवर्धन, ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें देखिए किसी भी पादप के विभिन्न अंग, अब पादपों के विभिन्न अंग होते हैं जैसे मूल, रूट, अंडाशय, ओवरी आदि का संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करके संपूर्ण पादप को विकसित करना अंग संवर्धन कहलाता है। ये हो गया। अब थर्ड है भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है? इसमें पौधे के जो अपरिपक्व अथवा पूर्ण परिपक्व भ्रूण यानी इमैच्योर और मैच्योर एम्ब्रियो जो होते हैं, इनके संवर्धन को भ्रूण संवर्धन कहते हैं। भ्रूण संवर्धन का उपयोग इमैच्योर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट और उसके मैच्योर जो एम्ब्रियो होते हैं उसकी ग्रोथ और अंकुरण को प्रेरित करने हेतु किया जाता है, जर्मिनेशन को। तो इसमें अपरिपक्व भ्रूण संवर्धन को भ्रूण बचाव या भ्रूण रक्षा, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू भी कहते हैं। भ्रूण बचाव तकनीकी का उपयोग दूरस्थ संकरण में अल्प विकसित भ्रूण को बचाने में किया जाता है, जिससे संकरण प्राप्त होने वाले दुर्लभ जननक्षम पादप विकसित किए गए। अब नेक्स्ट है परागकोश, एंथर जिसको हम बोलते हैं, एंड परागकण, पॉलन ग्रेन कल्चर। ये कैसे करते हैं? इसमें देखिए मियोसिस डिवीजन आप जानते ही हैं परागकोश के अंदर। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन और परागकोश का पात्रे संवर्धन सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक शिमाकुरे 1943 इन्होंने किया था। और भारत की भी इसमें वैज्ञानिक आ रही हैं 1964 में शिप्रा गुहा मुखर्जी और एक और है सतीश चंद्र महेश्वरी। इन दोनों ने किया था। और किसके ऊपर किया था? धतूरे के पौधे पर। यानी धतूरे का जो पौधा था उसके परागकोश और परागकण संवर्धन से यानी एंथर और पॉलन ग्रेन संवर्धन से अगुणित पादप यानी हैप्लोइड प्लांट प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। और जो हैप्लोइड प्लांट प्राप्त करने की तकनीकी का उपयोग जो है पादप प्रजनन में शुद्ध वंश क्रम प्योर लाइन प्राप्त करने में भी किया जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किसके अंदर होता है? सोलेनसी कुल के पादप में सबसे अधिक अगुणित पादप जो है ये विकसित किए गए हैं इस मेथड से। अब है हमारा कोशिका निलंबन और जीव द्रव्य संवर्धन। इस पे आ रहे हैं हम। कोशिका निलंबन, सेल सस्पेंशंस क्या होता है, कल्चर, और प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है। ये हमारे दोनों आज की वीडियो के लास्ट है। इसमें देखिए तरल माध्यम में कोशिका के संवर्धन को निलंबन संवर्धन कहते हैं। तरल माध्यम समझ गए, लिक्विड मीडिया जो होता है उसके अंदर जो किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं निलंबन संवर्धन। या इसको क्या कहेंगे हम? निलंबन को सेल सस्पेंशन कल्चर। अब सेल सस्पेंशन कल्चर के अंतर्गत क्या होता है? इसमें इसका उपयोग ज़्यादातर जो है व्यावसायिक स्तर पे ज़्यादा हो रहा है। आपके जो सक्रिय बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स के संश्लेषण व उत्पादन में किया जाता है। विलगित या पादप कोशिकाओं को सबसे पहले वातित यानी एयरेटेड और तरल संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करते हैं। फिर उन कोशिकाओं को पृथक करके और संवर्धन माध्यम में ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने हेतु संवर्धन को जो है घूर्णी हालत पर रखा जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर रखते हैं। ये है। अब लास्ट है जीव द्रव्य संवर्धन। ये जीव द्रव्य संवर्धन जो है, इसमें देखिए जीव द्रव्य संवर्धन में क्या ये किया जाता है। ये जो मेथड है इसमें प्रोटोप्लास्ट को सबसे पहले स्टरलाइज करने के लिए कुछ केमिकल्स के नाम आएंगे, वो मैं बताऊंगी आपको। चयनित कर्तोतक को सेलुलोस, हेमी सेलुलोस, पैक्टिनेज एंजाइम में मतलब उपचारित करके और भित्ति रहित किया जाता है, सेल वॉल लेस। इन भित्ति रहित पादप कोशिकाओं जिनके जीव द्रव्य कहते हैं, भित्ति रहित हो जाएगा पादप की कोशिका तो फिर आपको क्या मिलेगा? प्रोटोप्लास्ट। ये जीव द्रव्य प्राप्त होगा। तो इसको पहले तरल संवर्धन माध्यम पर, फिर तत्पश्चात अर्ध ठोस माध्यम पर संवर्धित करके पादप का निर्माण अंग जनन, कायिक भ्रूण जनन की विधियों द्वारा
किया जाता है। तो जीव द्रव्य संवर्धन की प्रक्रिया का उपयोग जो है ये हाइब्रिड निर्माण में भी किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है आपके प्लांट्स को जो है कल्चर के प्रकार हैं कि प्लांट का हम कल्चर जो है कितने टाइप से कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें ये देखेंगे कि पौधों के अंदर जीन का स्थानांतरण कैसे किया जाता है, यानी मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट।